नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में। हम लोग 8वीं कक्षा की भूगोल पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो समझते हैं मानव संसाधन क्या होता है। उससे पहले समझते हैं संसाधन क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जब आम लोगों के लिए जब इस्तेमाल में लाया जाता है, उपयोगी होता है, तो वह संसाधन कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले या प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ या वस्तुएं कई बार उसका सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो मनुष्य या हमारे जैसे लोग उसे अपने हुनर और टैलेंट से उसे उपयोगी बना देते हैं, तब वह संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि इसमें मानव की भूमिका शामिल होती है, इस वजह से यह मानव संसाधन कहलाता है। अन्य संसाधनों की तरह मानव भी विश्व में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह अलग अलग नंबर्स में है। समझते हैं जनसंख्या का वितरण। धरती पर जिस तरह से लोग फैले हुए हैं उसे ही जनसंख्या वितरण का पैटर्न कहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक आबादी है, जबकि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं, जहाँ बहुत घनी आबादी है, वो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। जहाँ पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वह हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषवतीय वनों के क्षेत्र। यहाँ पर कम लोग रहते हैं। जनसंख्या का वितरण में आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 90% जनसंख्या धरती के सिर्फ 30% भागों में रहते हैं, और पूरे विश्व की जनसंख्या का 75% जनसंख्या यानी 3/4 भाग जनसंख्या वो सिर्फ 2 महाद्वीपों में निवास करते हैं, वो हैं एशिया और अफ्रीका। और जहाँ पर पूरे विश्व में 200 से अधिक देश हैं, वहाँ पर सिर्फ 10 देशों में 60% लोग रहते हैं, 60% से अधिक लोग रहते हैं। इसे हम एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ चीन में 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उससे भी अधिक है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ के आसपास है। यूएसए और इंडोनेशिया का जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ से अधिक है, जबकि जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इन सब की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 10 कंट्रीज में, इन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। धरती पर किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे अगर पूरे विश्व का हम औसत जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो वो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 51 लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिण मध्य एशिया, और इसके बाद हैं पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब कुछ कारक देख लेते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में भौगोलिक कारक पहले देखते हैं। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला है स्थलाकृति। स्थलाकृति यानी कैसा भूभाग है। कोई भी इंसान पर्वतों और पठारों के तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि वहाँ पर वो खेती कर पाता है, आसानी से अपने लिए अनाज उगा पाता है। जलवायु, किसी भी देश का जलवायु कैसा है, अगर वो एक्सट्रीम गर्मी है या एक्सट्रीम ठंडा है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा का प्रदेश, यहाँ पर बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। मृदा,
किसी भी देश की मृदा कैसी है, उस क्षेत्र का उपजाऊ मिट्टी की वजह से वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदानी भाग, चीन में वांगो नदी का उपजाऊ मैदानी भाग, और मिस्र यानी इजिप्ट में नील नदी का उपजाऊ मैदानी भाग, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। जल, जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक संख्या में बसे होते हैं। जो मरुस्थल का क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग कम रहते हैं या नहीं रहते हैं। जैसे विश्व की जो नदी घाटियाँ हैं, इसी वजह से वहाँ पर अधिक घने बसी हुई आबादी है। खनिज, जहाँ पर खनिज मिलता है वहाँ पर भी अधिक संख्या में लोग बसे हुए हैं। भौगोलिक कारक के अलावा और कारक देखते हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में वो कारक हैं जैसे जहाँ पर भी आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार मिल जाता है, लोग जहाँ पर रोजगार के अवसर होते हैं वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे भारत में मुंबई और दिल्ली का प्रदेश अधिक घनी आबादी वाली क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के रोजगार के अवसर हैं। जापान में ओसाका प्रदेश जो सूती वस्त्र इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, इसलिए वो आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सांस्कृतिक कारक, जो धर्म की महत्ता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे वाराणसी, वेटिकन सिटी, इन क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद करते हैं। सामाजिक कारक, जो आवास के साथ साथ अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य का स्तर होना भी बहुत आवश्यक होता है, और इस बेसिस पे वहाँ का वो जनसंख्या वितरण को ये तीन भी प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी अवधि में जब जनसंख्या में बदलाव आता है तो उसे ही पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि 1500 से 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, और 1500 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक जनसंख्या 1 अरब पहुंची थी, दुगनी होकर 1 अरब आ गई थी। लेकिन इन 300 सालों में जहाँ पर ये दुगनी होकर 1 अरब पहुंची थी, जबकि अगले 150 सालों में यह 1 अरब से 3 अरब पहुंच चुकी थी ये जनसंख्या। इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और 1959 से 1999 तक, जो कि 40 साल के लगभग का टाइम होता है, यह इसमें 3 अरब से 6 अरब की जनसंख्या हो गई थी। को हम एक ग्राफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है। आजकल पूरे विश्व में सभी को खाद्य की अच्छे से आपूर्ति हो रही है, सभी को खाना मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी का स्तर बेहतर हो गया है, जिस वजह से मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर अभी भी अधिक है। इस वजह से जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। इससे इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1500 से 1800 जो 3 साल का टाइम होता है, इसमें लगभग दुगना जनसंख्या हो रहा है। यहाँ पे 1804 में ये 1 अरब की जनसंख्या हो जाती है, दुगनी होकर, लगभग दुगनी होकर। और 1800 से 1950 या 1959 यहाँ पर, यानी 150 सालों में, 160 सालों के आसपास, यह जनसंख्या 1 अरब से 3 अरब के आसपास हो जाती है। और 1959 से 1999 यानी 40 साल के ही सिर्फ अंतर में यह 3 अरब से 6 अरब जनसंख्या हो जाती है। तो इस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। जो प्राकृतिक कारक है जनसंख्या परिवर्तन का, वो जन्म और मृत्यु ही है जो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण है। जन्म, जो कि जन्म दरों के आधार पर आंका जाता है। जन्म दर की परिभाषा यह है कि 1000 व्यक्तियों पे जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर की परिभाषा यह है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पे डेथ्स की संख्या, मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ये मुख्य कारण है जन्म और मृत्यु जो जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं।
इन दोनों के अलावा प्रवास एक अन्य कारण है जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, यानी जहाँ कुछ एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग जब माइग्रेट करते हैं तो यह जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनता है। अब पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न को देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप को। तो पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हर देश की जनसंख्या बढ़ने का जो दर है, जो रफ्तार है, वो अलग अलग है। जैसे केन्या में जन्म दर अधिक होने की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर बहुत कम होने की वजह से जनसंख्या की रफ्तार बहुत कम है। इस वर्ल्ड मैप के ज़रिए हम कुछ इस नोटेशंस को समझते हुए हम समझते हैं कि किस तरह से जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रारूप है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पोर्शन, यहाँ पर जन्म दर जो सालाना जन्म दर है, बर्थ रेट, वह 3% से भी अधिक है, जो कि वेरी हाई माना जाता है, बहुत उच्च माना जाता है। ये जैसे ये माली देश हो गया, ये नाइजर हो गया, ये चैड है, ये ज़ायरे प्रदेश है, ये एंगोला है, ये सऊदी अरेबिया का प्रदेश है, और ये मेक्सिको का छोटा सा प्रदेश है। यहाँ पर 3% से अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, बर्थ रेट है सालाना। जबकि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये मेक्सिको का, ये पश्चिमी क्षेत्र साउथ अमेरिका का, ये अफ्रीका का क्षेत्र, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर 2 से 3% बर्थ रेट के जो ग्रोथ रेट के हिसाब से सालाना जो ईयरली ग्रोथ रेट है उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा जो बाकी का क्षेत्र है, ये भारत, जिससे भारत में 1 से 2% के बेसिस पे बढ़ रही है, 1 से 2% के आधार पर बर्थ रेट है सालाना, और अमेरिका में तो वह 1% से भी कम है, और बाकी के क्षेत्रों में वह 1 से भी कम है, 0 के लगभग है। जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है, जनसंख्या संगठन, वो हमें जनसंख्या के संरचना के बारे में बताता है, और किसी भी देश की जनसंख्या के आधार पर ये कहना संभव नहीं है कि वहाँ का आर्थिक स्तर कितना प्रभावित होगा। किसी भी देश का आर्थिक स्तर को प्रभावित करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि वहाँ के लोगों में क्या गुण हैं। जैसे जापान और बांग्लादेश दोनों ही घने बसे क्षेत्र हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक स्तर में कहीं आगे है। इसकी वजह यही है कि जापान के जो लोग हैं वहाँ का अधिक शिक्षित हैं, वहाँ का आय का स्तर अच्छा है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। तो इन बेसिस पे डिपेंड करता है, सिर्फ जनसंख्या के बेसिस पे ये कहना मुश्किल है कि और जनसंख्या सिर्फ देश के आर्थिक स्तर को प्रभावित नहीं कर सकता। जनसंख्या संगठन से हमें ये भी जानने में सहायता मिलती है कि किसी भी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो कितने शिक्षित हैं, वो किस व्यवसाय हैं, किस ऑक्यूपेशन में हैं, उनके आय का स्तर क्या है, उनके स्वास्थ्य दशाएं क्या हैं। तो स्वास्थ्य संगठन हमें ये बताता है। स्वास्थ्य संगठन को बेहतर स्टडी करने के लिए हमें जनसंख्या पिरामिड की सहायता लेनी पड़ती है। ये हमें बहुत बेहतर तरीके से जो पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन है वो हमें बताते हैं। जनसंख्या पिरामिड को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्षेत्र पुरुष का है जो प्रतिशत में ग्रोथ रेट बता रहा है, ये स्त्री वाला पोर्शन है, और ये बता रहा है कि 10 से 14 साल के वर्ष तक के कितने बच्चे हैं, ये कार्यरत जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है, और 65 ईयर से अबव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। इससे हमें एक समझ मिलती है कि पॉपुलेशन की कैटेगरी, पॉपुलेशन किस देश में कितनी पॉपुलेशन है और वो किस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। हर एक देश का पॉपुलेशन पिरामिड अलग हो सकता है। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक हो, तो जिसमें जन्म दर अधिक होगा उसमें स्वाभाविक है कि जो 0 से 4 और जो बचपन वाला जो ये पिरामिड है, बेस है, जो आधार है, वो चौड़ा होगा,
और मृत्यु दर अधिक होने की वजह से ये धीरे धीरे नैरो होता जाएगा, क्योंकि लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो ये धीरे धीरे घटते चले जाते हैं और कम लोग वृद्धावस्था तक पहुंच पाते हैं। इसका एक सूटेबल एग्जाम्पल केन्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर मृत्यु दर कम होता है। तो जहाँ पर मृत्यु दर कम होता है वहाँ पर ये युवा वाला पोर्शन जो होता है, जहाँ पर यंग पॉपुलेशन होती है, वो चौड़ा होता है, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अधिक आयु तक जीवित रहते हैं और वो वृद्ध अवस्था तक पहुँच पाते हैं। इसका बेहतर एग्जाम्पल है भारत। भारत में युवा पॉपुलेशन बहुत अधिक है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जहाँ पर जन्म दर बहुत कम है, जैसे जापान। तो जन्म दर कम होने की वजह से ये जो बेस है, यहाँ पर जन्म कम होने की वजह से ये नैरो है, जबकि मृत्यु दर घटने की वजह से अधिक लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। इस वजह से ये वाला पोर्शन चौड़ा होता जाता है और अधिक लोग वृद्धावस्था तक पहुंच पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है? इन सब क्वेश्चन को आंसर करने की आप कोशिश करें। विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तीसरा, विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है क्यों? चौथा, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताएं। जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नई नई वीडियोस और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।